हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 22 फरवरी 2024 से बोर्ड परीक्षाएं देने जा रहे हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, 22 फरवरी 2024 से आपकी बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट हैं। 22 फरवरी को आपका हिंदी विषय का पेपर है और मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह से यदि आप क्रमवार से बढ़ेंगे तो 7 मार्च को, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 7 मार्च को आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है। और बोर्ड परीक्षा से पहले आपको देना है किस परीक्षा को? प्री बोर्ड परीक्षा को। किस परीक्षा को मेरे प्यारे बच्चों? प्री बोर्ड परीक्षा को देना है, जिसके अंक आपकी अंक पत्र में जुड़ेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्री बोर्ड परीक्षा के भी अंक जुड़ जाते हैं। जो बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आता है उसमें प्री बोर्ड परीक्षा के भी अंक जुड़ते हैं। जो आंतरिक मूल्यांकन होता है उसके भी जो है अंक जुड़ते हैं। जो भी विद्यालय स्तर पर परीक्षाएं कराई जाती हैं उनके भी अंक जुड़ते हैं। तो कुल मिलाकर 30 अंक यहाँ से जुड़ते हैं विद्यालय स्तर से। तो 30 अंक यहाँ से मिलते हैं, जिसमें से जितने भी अंक आपको विद्यालय स्तर पर प्राप्त हों ये विद्यालय पर निर्भर है और आप पर निर्भर है। जैसा आप परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करोगे वैसे ही अंक आपको 30 में से वैसे ही मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा से पहले आपको प्री बोर्ड परीक्षा देनी है, बिल्कुल कंफर्म है। और ये परीक्षा आपको जनवरी माह या संभवतः फरवरी माह के स्टार्ट में देनी है। हो सकता है जनवरी माह में ही देनी हो, लेकिन आपको तैयारी तो करनी ही होगी क्योंकि इस परीक्षा के भी अंक जुड़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए प्री बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह जो मॉडल पेपर है सामाजिक विज्ञान का, कक्षा 10 के सभी बच्चों के लिए है। और इस मॉडल पेपर को तैयार कर लेने पर आपकी बोर्ड परीक्षा में भी यहां से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करेंगे, यानी करना ही नहीं है स्किप, अन्यथा महत्वपूर्ण प्रश्न छूट जाएंगे आपसे, फिर आपको पछताना पड़ेगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। सबसे ज़रूरी बात, कुछ भी ना करें तो आप इन प्रश्नों को अपनी नोट्स पर ज़रूर लिख लेना। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो आप इन प्रश्नों को भी लिख लेना, इन्हें तैयार जरूर कर लेना। 100% की गारंटी है प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि प्री बोर्ड है, बोर्ड परीक्षा पर ही आधारित, यानी वही पैटर्न रहेगा। पेपर का समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पेपर का पूर्णांक भी 70 अंकों का रहेगा। और यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और यहाँ पर आप देखोगे प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे किस लिए? पेपर को पढ़ने के लिए, यानी 3 घंटे का समय आपको मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ व बा में विभाजित है। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, जिनका उत्तर आपको कहां पर देना है? OMR सीट पर फिल करना है। जो 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, इन प्रश्नों का उत्तर आपको कहां पर फिल करना होगा? OMR सीट में फिल करना होगा, जिसका नमूना आप यहां पर देख सकते हो, लिखा भी है। प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। मान लीजिए पहले प्रश्न में ए वाला सही है तो ए वाले गोले को भरना है। कैसे भरना है यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं कंप्लीट वीडियो बना दूंगा आप सभी के लिए। OMR सीट भरने का सही तरीका बता दूंगा ताकि आपसे किसी भी प्रकार की गलती ना हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 20 अंक के जो प्रश्न आएंगे, 20 प्रश्न होंगे, इनका उत्तर आपको OMR में भरना होगा। OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। मान लीजिए आपने जल्दबाजी में क्या कर दिया, प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन सही था सी वाला और आपने भर दिया बी वाला। अब आप सोच रहे हैं कि मैंने क्या कर दिया, लाओ मैं इसे इस तरह से काट दूं या इरेजर से इसे खुरच दूं यानी मिटा दूं।
या फिर व्हाइटनर लगा दूं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। अब हो गया सो हो गया। इसीलिए ओएमआर को भरते समय आप बिल्कुल सावधानी बरतेंगे जब तक आपको कंफर्म ना हो जाए कि इस प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है, तब तक आप गोला काला ना करें। यहाँ पर इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। आगे यहाँ पर आप देखोगे खंड बा 50 अंकों का है। इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के और वर्णनात्मक सेकंड टाइप के एवं मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। जो मानचित्र आपको मिलेगा उसे आप उत्तर पुस्तिका में मजबूती से बांध दीजिएगा। यहाँ पर आप देखोगे दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, तो इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। अब मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के इन सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लेना। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, और उससे पहले निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? विकल्प इस प्रकार से, 1939 ईस्वी, 1919 ईस्वी, तीसरा है 1942 ईस्वी, चौथा है 1914 ईस्वी। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ 1914 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, जर्मन संस्कृति में बोक्स जिस्ट का आशय क्या था? क्या संविधान था, या दूसरा विकल्प है राष्ट्र, तीसरा है विकल्प संसद, चौथा है आम जनता। तो जर्मन संस्कृति में बोक्स जिस्ट का आशय क्या था? आम जनता से था। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 3 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पहला है विकल्प ऑस्ट्रिया में, दूसरा है जेनेवा में, तीसरा विकल्प है न्यूयॉर्क में, और चौथा विकल्प है वाशिंगटन में। तो मेरे प्यारे बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप सभी मेरे प्यारे बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इन सभी प्रश्नों को अपनी नोट्स पर जरूर लिख लेना, और जो बड़े वाले प्रश्न हैं यानी वर्णनात्मक प्रश्न हैं उनको लिखकर आप लोग तैयार जरूर कर लेना, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही मैंने शामिल किया है इस मॉडल पेपर में। ये प्रश्न आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों ही परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? पहला विकल्प है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा विकल्प है सरदार पटेल, तीसरा विकल्प है महात्मा गांधी, चौथा विकल्प है बाल गंगाधर तिलक। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी जी, और इसी पुस्तक में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के विषय में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन, असहयोग आंदोलन, आप लोग ध्यान देंगे, इसी पुस्तक में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के विषय में क्या कहा था, क्या तर्क दिया था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हो सका। यदि भारतीय अपना सहयोग वापस ले लें, यानी असहयोग का अर्थ होता है सहयोग देना बंद कर दें, तो क्या होगा, 1 साल के भीतर ही भीतर ब्रिटिश शासन की जड़ें उखड़ जाएंगी और क्या होगा, अंग्रेज यहां से भाग जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, असहयोग आंदोलन के विषय में महात्मा गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में तर्क दिया था। अगला प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों, 1785 ईस्वी में सूत काटने वाली मशीन का आविष्कार किसने किया? 1785 ईस्वी में सूत काटने वाली मशीन का आविष्कार हारग्रीव्स ने किया था। चौथा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 6 है, वेरी इंपॉर्टेंट, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? यहाँ पर विकल्प है, पहला फ्रांस, दूसरा विकल्प है जर्मनी, तीसरा विकल्प है इंग्लैंड,
चौथा विकल्प है इटली। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों इंग्लैंड में। कहाँ? इंग्लैंड में हुई। प्रश्न संख्या 7 है, भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म क्या है? क्या ईसाई धर्म है, इस्लाम धर्म है या हिंदू धर्म है? भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म कोई नहीं है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, कोई धर्म नहीं है आधिकारिक धर्म, यानी सभी धर्मों को एक समान समझा जाता है। अगला प्रश्न संख्या 8 है, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? विकल्प इस प्रकार से हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला है विकल्प 1980 में, दूसरा है 1976 में, तीसरा है 1972 में, चौथा है 1984 में। भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था सन 1980 ईस्वी में। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 9 है, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? विकल्प पहला संघ को, दूसरा राज्य को, तीसरा विकल्प का और खा दोनों को, चौथा है इनमें से कोई नहीं। क्या यहाँ पर सही होगा विकल्प? भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? संघ को प्राप्त हैं। प्रश्न संख्या 10 है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? पहला है विकल्प चारागाह, दूसरा विकल्प है बागान, तीसरा विकल्प है भूमि और चौथा है खनिज संसाधन। तो दिए गए विकल्पों में से भूमि एक ऐसा संसाधन है जो कि है कैसा संसाधन? प्राकृतिक संसाधन। कैसा? प्राकृतिक संसाधन है क्या? भूमि। यानी भूमि हमें प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई मुफ्त का उपहार है। मेरे प्यारे बच्चों यह जो है व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, बाकी चारागाह, बागान और खनिज संसाधन ये सभी व्यक्तिगत संसाधन हैं। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 11 है, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अक्सर बच्चे कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग इसका उत्तर जरूर कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? यदि संतोष पाल जी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग इसका कमेंट करके उत्तर जरूर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 11 का पहला विकल्प 7, दूसरा विकल्प यहाँ पर 10, तीसरा विकल्प है 8 और चौथा विकल्प है 9। मेरे प्यारे बच्चों वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रश्न संख्या 12 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? तो आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य एक ऐसा राज्य है जहां पर सीढ़ीदार पूछ ले प्रश्न में या सोपानी लिखा हो, दोनों का तात्पर्य एक ही है, खेती की जाती है किसमें? उत्तराखंड राज्य में। प्रश्न यहाँ पर आप देखोगे 13 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? पहला है विकल्प मैग्नीज, दूसरा विकल्प है तांबा, तीसरा विकल्प है लौह अयस्क, चौथा विकल्प है अभ्रक। दिए गए विकल्पों में से कौन सा खनिज आधारभूत है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों लौह अयस्क। प्रश्न संख्या यहाँ पर 14 है, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? जहां पर कोई भी संसाधन ना पहुंचे वहां पर परिवहन का कौन सा साधन है जो पहुंच सकता है? वायु परिवहन, स्थल परिवहन, रेल परिवहन या जल परिवहन? तो दुर्गम स्थानों के लिए जो अति दुर्गम स्थान होते हैं वहां पर वायु परिवहन एक ऐसा परिवहन है जिसके माध्यम से हम पहुंच सकते हैं, वहां पर फंसे लोगों को निकाल सकते हैं या वहां पर जो मुसीबतें हैं उनका सामना कर सकते हैं। किसके माध्यम से? वायु परिवहन के माध्यम से। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन
या बंदरगाह भी कहा जाता है पत्तन को, देश के पूर्वी तट पर स्थित है। पहला विकल्प है मुंबई, दूसरा विकल्प है कोच्चि, तीसरा विकल्प है विशाखापत्तनम, चौथा है कांडला। दिए गए विकल्पों में से कौन सा पत्तन या बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है? उत्तर हो जाएगा विशाखापत्तनम। प्रश्न संख्या 16 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? दिए गए विकल्पों में से यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, बिहार, दूसरा है हरियाणा, तीसरा विकल्प है राजस्थान, चौथा विकल्प है मेघालय। तो इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर हो जाएगा हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय क्या है? सर्वाधिक है। प्रश्न संख्या 17 यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, इसको मैं छोड़ रहा हूं। इसके बाद प्रश्न संख्या 18 है मेरे प्यारे बच्चों, सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? पहला विकल्प है प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्रक, तीसरा है तृतीयक क्षेत्रक, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सेवा क्षेत्रक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर तृतीयक क्षेत्रक। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है, दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? क्या अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, या वस्तु विनिमय कहलाता है, या राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, या फिर आंतरिक व्यापार कहलाता है? तो जब दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश राज्य से और पंजाब राज्य से कोई भी वस्तु का आदान प्रदान किया गया, यानी बेची और खरीदी गई, तो इस तरह के वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाएगा? आंतरिक व्यापार कहलाएगा। क्या कैसा व्यापार होगा? यह आंतरिक व्यापार होगा। और जब मेरे प्यारे बच्चों एक देश से दूसरे देश को, क्या दूसरे देश को कोई वस्तु भेजी जाती है या मंगाई जाती है, यानी वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, तो इस तरह के व्यापार को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इस तरह के व्यापार को कहते हैं विदेशी व्यापार या अंतरराष्ट्रीय व्यापार। दोनों ही प्रश्नों को मैंने कंफर्म कर दिया है। यदि ये प्रश्न आए तो उत्तर होगा आंतरिक व्यापार। यदि प्रश्न आए दो देशों के मध्य होने वाले वस्तुओं के आदान प्रदान को क्या कहते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों, एग मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रामाणिक चिन्ह है? सेवा वस्तु, इलेक्ट्रॉनिक उपयोग वस्तु या खाद्य पदार्थ? तो एगमार्क जो होता है खाद्य पदार्थों के लिए प्रामाणिक चिन्ह होता है। अगला यहाँ पर प्रश्न आप देखोगे खंड बा के अंतर्गत, और इसमें वर्णनात्मक जो फर्स्ट टाइप के प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना है। इन सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लेंगे, 100% की गारंटी है यहाँ से प्रश्न आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? उसका मुख्य कारण क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, और यह जो प्रश्न है 4 नंबर का है, यानी जो वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न होंगे प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का पूछा जाएगा। अथवा में भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे? ये भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 यहाँ पर आप देख सकते हैं, सत्ता के क्षैतिज वितरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए, साथ ही भारत के संदर्भ में उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। और अथवा में जो प्रश्न है यह भी महत्वपूर्ण है, भूक्षरण रोकने के कोई 3 उपाय सुझाइए। आप लोगों से मैं बार बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 है यहाँ पर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, उनको लिखना है। और अथवा में भी महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर, आप लोग ध्यान देंगे,
कृषि की 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा के लिए। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय व्यापार तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अंतर बताएं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर, और अथवा में प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। फिर इसके बाद आप देखोगे वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर लगभग 150 शब्दों में यानी 150 शब्दों में आपको देना है। प्रश्न संख्या 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप लोग ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह 2024 बोर्ड परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा के लिए। ब्रिटेन वुड्स ट्विन या ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान किन्हें कहा जाता है? और इस तरह का प्रश्न आएगा 6 नंबर का, यानी जो वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न होगा 6 नंबर का। अथवा में प्रश्न महत्वपूर्ण है यहाँ पर, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटलीकरण के एकीकरण का योगदान बताएं। प्रश्न संख्या 6 है वेरी इंपॉर्टेंट, एक राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं? और अथवा में प्रश्न है भारत में स्थानीय स्वशासन के किन्हीं 3 गुणों एवं समस्याओं का उल्लेख कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी, आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 7 है भारत में पाई जाने वाली मुख्य फसलों पर एक लेख लिखिए। और अथवा में प्रश्न है संसाधन का अर्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, संसाधन का अर्थ लिखिए। एक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है? व्याख्या कीजिए। प्रश्न संख्या 8 है यहाँ पर, वैश्वीकरण ने किस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था की सहायता की है? उचित उदाहरणों की सहायता से समझाएं। और अथवा में प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। इसके बाद आप देखोगे मानचित्र से संबंधित प्रश्न होंगे, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 9 के अंतर्गत निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में यहाँ पर चिन्ह भी दिया होगा, जिस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है, और नाम भी आपको लिखना है, जिसके लिए आपको 1/2 और 1/2 अंक मिलेंगे। यानी एक प्रश्न वह स्थान जहां अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाई, एक प्रश्न 1 नंबर का है। वह स्थान जहां चौरी चौरा कांड हुआ, और वह स्थान जहां प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है, वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है, वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। और इसके बाद आप देखोगे 9 के अंतर्गत, यहाँ पर 9 होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 9 होगा, 10 नहीं होगा। 9 के अंतर्गत दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। नागार्जुन सागर बांध, यहाँ पर चिन्ह बना होगा, जिस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। 1 नंबर का एक प्रश्न होगा। बॉक्साइट उत्पादन का एक क्षेत्र, 1 नंबर का यह भी प्रश्न है। हैदराबाद नगर चिन्ह के द्वारा नाम सहित 1 नंबर का यह भी प्रश्न है। ब्रह्मपुत्र नदी को भी दर्शाना है, यानी ये मॉडल पेपर में जो है उसको मैं बता रहा हूं, आपके पेपर में भी ये आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे अगला है कपास उत्पादन का एक क्षेत्र, यहाँ पर चिन्ह भी होगा, चिन्ह द्वारा नाम सहित 1 नंबर का यह भी है। तो इस तरह से कुल 10 नंबर के प्रश्न आएंगे मानचित्र से संबंधित। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन सभी प्रश्नों को अपनी नोट्स पर लिख लें, इनको तैयार जरूर कर लें। ये प्रश्न आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों ही परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कर दें, अपने मित्रों में शेयर कर दें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।